अब से लगभग 3 साल पहले यानी कि 2019 में राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर ऐसे हालात हो गए थे जैसे कश्मीर में अक्सर होते हैं। आगजनी, लोगों में आपस से मारपीट, लोगों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। पूरे शहर की स्थिति कुछ इस तरह से हो गई थी कि लगभग 12 या 13 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। बड़ी संख्या में, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, चाहे वो प्रशासन हो या गैर प्रशासनिक अधिकारी हों, ज़्यादातर लोगों की एक ही मांग थी कि घटना के पीछे जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो फिर लोग और भी इससे भी बड़ा हंगामा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पुलिस जब इस अपराधी को पकड़ने के लिए जाती है, जिसकी वजह से शहर में आगजनी जैसे हालात पैदा हो गए थे, उसको पकड़ने के लिए 20 ऑफिसर की टीम तैयार की जाती है और उन 20 ऑफिसर के साथ लगभग 500 पुलिस वाले थे। और जब उस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तो उसके घर से एक राइफ़ल मिलती है और वो राइफ़ल प्लास्टिक की होती है। इसको देखकर कहीं ना कहीं हंसी भी आती थी और उसे देखकर कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता था कि जब उसकी घटना के पीछे की जो इतिहास में झांकने की कोशिश की गई तो वाकई वो उस अपराधी ने इतना बड़ा अपराध किया है कि राजस्थान के इतिहास में शायद इस तरह का अपराध किसी और ने किया हो। और जब इस अपराधी के बारे में और कुछ खंगालने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो खुद भी एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था और जाते जाते ना जाने कितने ही लोगों को, कितने ही पुरुषों को, किन्नरों को, बच्चों को बीमारी दे के जाता है जिसका शायद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं इलाज ही नहीं है। ये कहानी वाकई सुनने के बाद आपके अंदर भी सिरहंसी पैदा कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक शहर है जयपुर और इसी शहर का एक थाना लगता है शास्त्री नगर। दरअसल ये घटना है 22 जून 2019 की। 4 साल की एक बच्ची का अचानक से घर से गायब होना परिवार के लिए परेशानी का सबब बन गया था। घर वालों ने उस बच्ची को ऐसी कौन सी जगह थी, ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ पर तलाश करने की कोशिश नहीं की। करीब 3-4 घंटे जब बीत जाते हैं तो लगभग घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो बच्ची टहलते हुए मिल जाती है और वो बच्ची प्राइवेट पार्ट से खून से लथपथ थी, साथ ही उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। जब उस बच्ची से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि उसकी जीभ को बिल्कुल अलग कर दिया गया है और वो बात करने की कंडीशन में नहीं है। उस बच्ची को उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है और लगभग कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। तब कहीं उस बच्ची को होश आता है तो पता चलता है कि उस बच्ची के इशारों से कि उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ किसी ने घिनौना कृत्य किया है, किसी ने गंदा काम किया है। अभी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी कि आखिरकार किसने इस बालक के, इस बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया है, कौन है वो हैवान। पूरे शहर में कहीं ना कहीं उबाल पैदा होने लगता है और 1 जुलाई 2019 को महज 1 सप्ताह बाद इसी शास्त्री नगर इलाके की एक और लड़की, जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास, वो घर से दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी और अचानक ही वो गायब हो जाती है। जब उस लड़की के गायब होने की खबर उसके परिवार वालों को, आसपास के लोगों को पता चलती है तो पूरे शहर में हंगामा खड़ा हो जाता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा जद्दोजहद भी होती है, प्रशासनिक अधिकारों से कहासुनी होने लगती है और शहर का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो इस घटना को लेकर उसमें उबाल नहीं था। कई गाड़ियों में आग लगाई जाती है, लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं, आगजनी जैसी स्थिति बन जाती है, कहीं ना कहीं कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और पुलिस पर बेइंतहा दबाव था। पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की तब एक सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति इस बच्ची को अपने साथ बाइक पर ले जाता हुआ दिखा, लेकिन उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसके चेहरे उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को निकालकर पूरे शहर में चस्पा कर दिया गया, मगर उस व्यक्ति की कदकाठी से पता ही नहीं चल रहा था कि वो व्यक्ति कौन है और वो कहाँ से आया है। ऐसे कंडीशन में जो पुलिस कमिश्नर जयपुर हैं, आनंद श्रीवास्तव, जो 2019 में थे, उन्होंने एक टीम गठित करते हैं और टीम में लगभग 20 ऑफिसर होते हैं और उन्हीं 20 ऑफिसरों की जब टीम बनाई जाती हैं, अलग अलग 20 टीमें, तो उन टीम के साथ 500 पुलिस वाले थे और 500 पुलिस वालों को और 20 टीम के ऑफिसर को बस एक ही हिदायत दी गई थी कि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा करना है, नहीं तो शहर में आग लग जाएगी, शहर में उबाल मचा हुआ है, ऐसा ना हो कि लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तभी ये आनंद श्रीवास्तव जो पुलिस कमिश्नर जयपुर हैं, तो ये मीटिंग ले रहे थे
मीटिंग के दौरान ही एक पुलिस वाला जो कि हेड कांस्टेबल दिनेश, जो कि भट्टा बस्ती थाने में तैनात था, वो हाथ खड़ा करता है 500 लोगों की भीड़ में और वो कुछ बताना चाहता था। तब आनंद श्रीवास्तव उससे पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि साहब, सन 2004 में मुरलीपुरा थाना है, उस मुरलीपुरा थाने में एक वारदात हुई थी, एक घटना हुई थी। वो घटना क्या थी उसी के बारे में वो बताने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो घटना हुई है 1 जुलाई को, ये घटना उस घटना से कहीं ना कहीं मैच कर रही थी। दरअसल इस बच्ची का, जब 7 साल की बच्ची का अपहरण किया जाता है, तो वो व्यक्ति इसको एक बंदूक की नोक पर अपहरण करके लेके जाता है और इसके साथ वो गलत काम करता है। जब बच्ची रोती नहीं है तो उसको बहुत बुरी तरह से मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगा और तुम्हें चिल्लाना है, चीखना है, शोर मचाना है। वो अक्सर लोग कहते हैं कि तुम चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन ये इसलिए मार रहा था क्योंकि इसको चीखें सुननी थी, क्योंकि इसको चीखें सुनने में बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। और यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो 22 जून को लड़की गायब हुई थी, उस लड़की को भी चीखने के लिए कहा गया होगा, लेकिन उस लड़की ने जब चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, तो इसलिए उसने उस बच्ची की ज़ुबान काट ली, उसकी जीभ को बिल्कुल अलग कर दिया। अब ये पुलिस वाला जो दिनेश कांस्टेबल है, ये 2004 का वाक़या बताता है मुरलीपुरा थाने का। ये कहता है कि साहब, इसी थाने क्षेत्र में एक लड़का जिसकी उम्र 11 साल थी, वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है। और जब लड़का गायब हो जाता है तो उस लड़के के साथ कोई व्यक्ति कुकर्म करता है, उसके साथ घिनौना कृत्य करता है, गंदा काम करता है। और उसके बाद जब उसका दिल भर जाता है तो उस बच्चे को वो एक टंकी के अंदर बंद कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, जिस अपराधी ने इस अपराध को अंजाम दिया था, और वो अपराधी कोई और नहीं था, वो था सिकंदर उर्फ जीवाणु। उसका नाम असली नाम तो सिकंदर खान था, लेकिन उसने अपना ही नाम अपने खुद से ही जीवाणु भी रख लिया था। और उस व्यक्ति के बारे में जब पुलिस पता करने की कोशिश करती है, तब ये रामगढ़ रोड पर एक नाई की थड़ी का इलाका है, वहाँ पर उसका घर बताया जाता है। जब पुलिस वालों ने उसके घर पर रेड मारते हैं, वही 20 टीमें 500 पुलिस वालों के साथ उसके घर की जब घेराबंदी करते हैं और उस घर में जब तलाशी ली जाती है, तो वहाँ से एक बंदूक निकल के आती है, यानी कि वही राइफ़ल निकल के आती है। और उसी राइफ़ल को वो 7 साल की बच्ची पहचान लेती है, क्योंकि बच्ची कहती है कि मुझे इसी बंदूक से डराया गया था, इसी बंदूक के बल पर उसने मेरे साथ घिनौना कृत्य किया था। पहली वाली जो बच्ची थी, उसकी जीभ कटी होने की वजह से वो अपने ऊपर हुए जुल्म को पूरी तरह से बता नहीं पाई थी। अब सिकंदर खान की पुलिस को तलाश होती है और पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि हनुमानगढ़, टोंक, नौहर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, ऐसा कौन सा इलाका था जहां पर पुलिस फोर्स तैनात नहीं की थी, ऐसा कौन सा इलाका था जहां पर इस सिकंदर को तलाशने के लिए पुलिस ने दबिशें नहीं दी थीं। आसपास के लोगों से जब पड़ताल की जाती है तो पता चलता है इसके बाप का नाम बाबू खान और इस व्यक्ति के नाम सिकंदर उर्फ जीवाणु के साथ साथ जाहिद, आरिफ, सादिक, कालू, ऐसे कितने नाम थे इसने जो रखे हुए थे। नाम जितने थे उससे कहीं ज़्यादा इसके शायद अपराध भी थे। बताते हैं कि अपनी पत्नी के साथ भी ऐसा घिनौना कृत्य करता था। इसकी पत्नी ने भी एक बच्चे के साथ ऐसे गलत काम करते हुए देख लिया था, तभी इसकी पत्नी ने इससे हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, दूर चली जाती है। तब से ये व्यक्ति अकेला रहता है और जब रहता था तो ये कुछ ना कुछ ऐसे ही काम करता था। अब पुलिस को इसकी बेसब्री से तलाश थी और पुलिस ने इसके घर में जब और तलाशी लेने की कोशिश की तो एक राइफ़ल के साथ साथ एक डायरी मिलती है और उस डायरी के अंदर लिखा हुआ था सिकंदर, यानी कि मौत का कहर, सिकंदर ... मौत का कहर। और एक तस्वीर में एक बच्ची चिल्ला रही है, चीख रही है, तभी उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद इस पर अब जब ये अपराध करता है तो इसको चीखें पसंद थीं। किसी भी पीड़ित की जब तक चीखें नहीं निकलती शायद तब तक इसको अच्छा नहीं लगता। अब इस व्यक्ति को पता करने के लिए एक मुखबिर का फ़ोन आता है। वो मुखबिर कहता है कि साहब, कोटा में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाबू चाय वाला। ये बाबू चाय वाला के साथ मिलता जुलता है, उससे बातचीत करता है। आप अगर जाकर उससे पूछताछ करेंगे, उसके पास जाएंगे तो शायद ये मिल जाएगा। पुलिस ने 2004 का रिकॉर्ड निकलवा कर, उसका फ़ोटोग्राफ्स निकलवा कर, तब उसके नए फ़ोटोग्राफ्स तैयार करा कर हर 500 पुलिस वालों के पास वो फ़ोटोग्राफ्स था और 20 ऑफिसर थे, उनके पास वो फ़ोटोग्राफ्स था। और पुलिस ने फिर कोटा में जब रेड मारी है तो बाबू चाय वाले के इर्द गिर्द कई पुलिस वाले सादा वर्दी में मज़दूर के वेश में ठेला लगाकर इस तरह से खड़े हुए थे, कहीं ये अपराधी आए और आकर कहीं भाग ना जाए। आखिरकार पुलिस को जिस बात का इंतज़ार था वो इंतज़ार
8 जुलाई 2019 को ख़त्म हो जाता है और ये अपने दोस्त बाबू चाय वाले से जब मिलने के लिए आता है, पुलिस इसको घेर लेती है और पकड़ लेती है। पुलिस इसको पकड़ के जब अपने साथ लेके जाती है और जब इसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वाकई ये चौंकाने वाले खुलासे करता है। जब ये बताता है तो पुलिस भी सन्न रह जाती है, दंग रह जाती है। दरअसल जब ये 12 साल का था तभी से चोरी चकारी की इसकी आदत थी, ड्रग्स का ये हैबिचुअल हो चुका था और एक ड्रग्स के मामले में इसको पकड़ कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। जब ये जेल जाता है तो जेल में इसके साथ कुछ लोग मिलकर, जो भी इसकी उम्र के थे, ऐसा कुछ ज़्यादा थे, इसके साथ कुकर्म करते हैं और जब तक कुकर्म करते रहते हैं, जब तक ये चिल्लाता नहीं है। वो कहते हैं कि तुम चिल्लाओगे नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब ये चीख चीख कर उनसे दया की भीख मांगता है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। कुछ दिन के बाद ये जेल से जब ज़मानत से बाहर निकलता है तो इसने जो इसके साथ जेल के अंदर हुआ था वही कृत्य, वही भयानक कार्य इसने 2004 में एक बच्चे के साथ किया था, 11 साल के बच्चे के साथ। ये तब भी जेल जाता है, लेकिन जेल जाने के बाद ज़मानत पर बाहर आता है और ऐसे ही अपराध करता रहा और अपराध करते करते लगभग 6 बार ये जेल गया था। और जब पुलिस इससे बातचीत करती है कि तुमने इससे पहले कितने अपराध किए हैं, तब ये अपने अपराधों की जब फहरिस्त खोलता है, जब अपनी सूची तैयार दिखाता है कि मैंने इतने अपराध किए हैं, तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बताता है कि लगभग 25 लड़के लड़कियों के साथ जिनकी उम्र 10 साल से कम थी, उनको ये ऐसे ही किडनैप करता था और किडनैप करने के बाद उनको किसी सुनसान इलाके में ले जाने के बाद उनके साथ घिनौना कृत्य करता था। और जब इसे जीभ कटने का कारण पूछा जाता है तब ये यही कहता है कि वो बच्ची चीख नहीं रही थी, चिल्ला नहीं रही थी, उसने उसको बहुत मारा, बहुत पीटा, उसके बाद भी वो चीख नहीं रही थी, तो जाते जाते उसने उसकी जीभ काट ली थी। उसको चीखें सुनना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए ये बच्चों के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करता था। और जब बच्चे नहीं मिलते थे तब ये पुरुषों के साथ ऐसा करता था, और जब इसे पुरुष नहीं मिलते थे तब ये किन्नरों के साथ ऐसा करता था। किन्नर और पुरुष मिला के लगभग 40 के साथ इसने ऐसा घिनौना कृत्य किया और बच्चे लगभग 25 थे जिसके साथ इनने ऐसा घिनौना कृत्य किया। लगभग 19 साल तक इसने 65 बच्चों, किन्नर और पुरुषों के साथ ऐसे ही हैवानियत वाला काम किया। पुलिस ने जब इसको गिरफ़्तार करके जेल भेजा तब कोर्ट से फ़ैसला आता है, और कोर्ट से फ़ैसला आता है कि जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं, जब तक ये मर ना जाए, तब तक इसे जेल में ही रखा जाए, जेल से बाहर ना भेजा जाए। साथ ही जब इसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा था तो पता चलता है कि ये एड्स की बीमारी से पीड़ित था, और इसीलिए जब जेल जाता है तो जेल में भी आम लोगों के साथ इसको रखा गया था, और वहाँ भी इसने कुछ लोगों के साथ ऐसे ही गंदा घिनौना कृत्य करने की जब कोशिश की, तब कहीं जाकर इसको तन्हा जेल में रखा गया, जहाँ पर ना कोई आदमी मिलेगा, ना कोई बच्चा मिलेगा, ना कोई पुलिस वाला मिलेगा, सिर्फ ये तन्हा रहता है। और आज ये एड्स जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित है, इसका लगातार इलाज चल रहा है। साथ ही हैरान करने वाली बात ये भी है कि इसने जो बच्चों के साथ घिनौना कृत्य किया था, वही बीमारी, जो बीमारी एड्स की इसको है, वैसी ही बीमारी कई बच्चों के अंदर भी हो गई थी। साथ ही वैसी बीमारी किन्नरों और पुरुषों के अंदर भी पाई गई थी। कुछ लोग सामने आकर अपनी व्यथा को, अपनी परेशानी को बयां कर देते हैं, कुछ लोग अपनी परेशानी को बयां नहीं करते। इसलिए महज पुलिस 12 ही मामलों में मुकदमा दर्ज कर पाई थी, 65 सारे मामलों में मुकदमे दर्ज नहीं कर पाई थी। दोस्तों, वाकई ये एक बहुत भयानक व्यक्ति था। शायद राजस्थान के इतिहास में ऐसा व्यक्ति कोई था नहीं, और इसको पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इतने पुलिस वाले शायद किसी मामले में, किसी वीवीआईपी के मामले में नहीं जाते हैं जितना क्या इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए गए हुए थे। और इससे जब बातचीत कर रहे थे तो ये भी चीखने वाली बात बताता है कि इसे चीखने और उसे चीखे सुनने में बहुत मज़ा आता है। तभी बातचीत करते करते बताता है कि इसके परिवार ने, इसकी पत्नी ने, इसके माँ बाप ने, इसके दोस्तों ने इसे हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया था, इसलिए खाना बदोश ज़िंदगी जी रहा था। कभी किसी मज़ार पर, कभी किसी फुटपाथ पर, कभी किसी इस शहर में, कभी दूसरे शहर में, ऐसे ही घूमता रहता था और अलग अलग शहरों में जाकर रेप किया करता था। इसलिए इसे सीरियल रेपिस्ट के नाम से इसका नाम दिया गया है राजस्थान के अंदर। फ़िलहाल ये सलाखों के पीछे है, और पुलिस और प्रशासन और तमाम लोग, आम लोग, वकील लोग, सभी लोग मांग कर रहे हैं कि इसको कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए। साथ ही ये भी आपको बताता चलूँ, जब ये जयपुर में इस तरह से हंगामा चल रहा था तब किसी भी वकील ने इसका केस लेने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो बच्चों के लिए इतना घिनौना सोचता है, ऐसे व्यक्ति को हम किसी भी कीमत पर ना बचाएंगे, ना किसी को
बचाने देंगे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को आप सतर्क रखें, उन्हें सावधान रखें, उन्हें बताएं कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हुए उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि आपके बच्चों के साथ कभी ऐसी घिनौना कृत्य ना हो जाए। इसलिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।